तो बालकों, अब तक के वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ चुके थे कि पावर प्लांट किसे कहते हैं, पावर प्लांट में भी कितने प्रकार के पावर प्लांट होते हैं, उनका ऊपर से हम ओवरव्यू देख चुके थे। सबका उद्देश्य क्या है? बिजली पैदा करना, ठीक है ना, पावर जनरेशन, सब्जेक्ट का नाम ही यही है अपना। आज हम पढ़ेंगे एक नया पावर प्लांट जो है अपना क्या, जल विद्युत ग्रह, हिंदी में बोलेंगे तो जल शक्ति संयंत्र, इंग्लिश में बोलेंगे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी बोल देते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट भी बोल देते हैं और हाइडल पावर प्लांट भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो सारे के सारे नाम इसके ही हैं। अब थोड़ा सा ऊपर से एक बार इसके बारे में देख लेते हैं, फिर इसका लेआउट या इसकी फंक्शनिंग देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो जैसा आपने पहले लेक्चर में देखा था कि तकरीबन अधिकतर पावर प्लांट में हमारा उद्देश्य क्या होता है, जनरेटर को घुमाना है ताकि बिजली पैदा हो जाए, और जिस तरीके से जनरेटर घुमाया जाता है उस हिसाब से हमारा पावर प्लांट डिसाइड हो जाता है कि ये कौन सा वाला पावर प्लांट है। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रो पावर प्लांट, जल विद्युत ग्रह पढ़ रहे हैं। तो इसमें अब जनरेटर घुमाना है, जनरेटर कहीं से अटैच रहता है, टरबाइन से, तो टरबाइन घुमाना है। अब थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन को घुमाया था हमने, थर्मल एनर्जी को यूज करके स्टीम बनाई और उस स्टीम के प्रेशर से हमने क्या घुमा दिया था, टरबाइन। यहां पर नाम क्या है अपने पास, हाइड्रो, पानी है हमारे पास, तो कहीं से बना देंगे, पानी से घुमा देंगे हम टरबाइन को, है ना। अब पानी से घुमा देंगे तो क्या, मान लो कोई, तुम ऐसा समझ लो पंखुड़ी है, जो बच्चे लेके भागते हैं ना हवा के सामने, वो पंखुड़ी गोल गोल घूमती है। वो क्यों घूमती है? ताकि जब सामने से हवा की टक्कर आती है तो हवा इस पर फोर्स लगाती है, उस फोर्स के कंपोनेंट हो जाते हैं, उनमें एक कंपोनेंट क्या काम करता है, इसको घुमाने का। बिल्कुल ऐसा ही होता है किसमें, तकरीबन हमारे जो टरबाइन होता है उसके अंदर जो भी फ्लूइड आता है, चाहे वो स्टीम हो चाहे वो वाटर हो, वो भी क्या करेगा, उस पर टक्कर मारेगा और उस टक्कर से क्या करेगा, इसका एक कंपोनेंट को उसको घुमाने का काम करेगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, पानी के जरिए टरबाइन को घुमाएंगे। अब पानी के जरिए टरबाइन को घुमाएंगे तो तुम देखते होंगे अगर हवा नहीं चल रही है तो बच्चे की जो पंखुड़ी होती थी घूमने वाली, वो घूमती है क्या, नहीं घूमती। थोड़ी हवा चलती है तो थोड़ी घूमती है, और वो तो कागज की पंखुड़ी होती है, प्लास्टिक की, लाइट वेटेड होती है। यहां तो टरबाइन है भारी भरकम लोहे का। कितना बड़ा होता है टरबाइन? एक टरबाइन की आकृति अमूमन, नॉर्मल में बता रहा हूं जो थर्मल पावर प्लांट में है, तकरीबन 1.5 मंजिल जितना बड़ा हो जाता है, 1 से 1.5 मंजिल जितना बड़ा। अगर उसका डाया देखोगे ना, साइज तो वेरी करता है छोटे से बड़ा, लेकिन जो बड़े साइज का डाया है ना, वो 4 मीटर तक भी जा सकता है, 3 मीटर तक भी जा सकता है, 5 मीटर तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है कौन सा टरबाइन है, मीडियम लोड, मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। तो मतलब बहुत बड़ी आकृति है। इतनी बड़ी मेटेलिक आकृति को घुमाना मजाक है क्या? कोई छोटा मोटा हवा या फ्लो तो नहीं घुमा पाएगा। अब यहाँ पे अपन घुमा रहे हैं किससे, पानी से। तो जो थोड़ी नदियां बहती रहती है छोटी मोटी, ये घुमा सकती है क्या उसे? और घुमाएगी तो कैसे घुमाएगी, भुर भुर भुर, डिम वोल्टेज में पंखा नहीं घूमता, वो बिजली पैदा करेगा क्या? नहीं करेगा ना। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो हमको फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया में कितनी है बिजली उत्पादन की, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज के लिए डिपेंड करता है कि आपके जनरेटर में नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, ठीक है ना। हमारे पास मेनली इंडिया में 2 ही आरपीएम पे टरबाइन घूमते हैं, या तो 1500 पे चलता है या 3000 आरपीएम पे चलता है। आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर 3000 चक्कर काट देगा। तो क्या एक छोटी मोटी अगर धारा आ रही होगी तो इतना तेज घुमा सकती है कि इतने हैवी टरबाइन को नहीं घुमा सकती ना। मतलब पानी के अंदर जबरदस्त शक्ति होनी चाहिए, दम होना चाहिए कि वो इतना तेज घुमा सके। अब ये शक्ति कहां से आएगी? झरने से जब पानी गिरता है नीचे, कितना तेज होता है, गिरता है। झरना जितना ऊंचा होगा पानी उतना तेज गिरेगा। मतलब अगर कहीं मेरे पास ऐसी व्यवस्था उपलब्ध हो जाए या ऐसी परिस्थितियां मुझे मिल जाए कि पानी बहुत ऊंचाई पर है और मैं नीचे की तरफ टरबाइन लगा दूं और उसको एक पाइप के जरिए ला दूं, तो पानी बहुत तेज आएगा। ऊंचाई पर है तो कौन सी एनर्जी उसके पास, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा उसके पास है। और जब वो नीचे आएगा तो स्थितिज ऊर्जा काय में बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। और उसी काइनेटिक एनर्जी को जब मैं स्ट्राइक करूंगा टरबाइन पर, तो वो काइनेटिक एनर्जी किसको घुमा देगी, मेरी पूरी की पूरी टरबाइन को घुमा देगी। टरबाइन किसको घुमा देगा, मेरे जनरेटर को घुमा देगा। अब ये मत बोलना सर वो तो तेज भी तो आ सकती है, तो 3000 से भी तो ज्यादा घूम सकता है। अगर ज्यादा ही आ रहा होगा, 3000 से ज्यादा मेरा टरबाइन घूम रहा होगा, तो मैं फ्लो को थोड़ा कम कर लूंगा और उस जगह पे फ्लो को सेट कर दूंगा कि वो 3000 पे मेंटेन रहे। ये काम गवर्निंग मैकेनिज्म करती रहती है अलग अलग तरीके से, अलग अलग पावर प्लांट में। गवर्नर हमने पढ़े थे, ऑटोमोबाइल में पढ़े थे, यहां पे भी गवर्निंग यूज होती है। उसका काम क्या है
एक निश्चित स्पीड को बनाए रखना। अगर लग रहा है कि स्पीड कम होगी, फ्लो बढ़ा दो, लग रहा है कि स्पीड ज्यादा हो रही, फ्लो कम कर दो। तो कैसे ना कैसे करके हम उसके आसपास ही मेंटेन रखते हैं 3000 के आसपास, तो वो कोई लोड नहीं है, उसमें हमको ज्यादा अंदर जाना भी नहीं है। पर ये समझ में आया कैसे घुमाएंगे टरबाइन को। तो अब मोटा मोटा ये तो आइडिया मिल गया कि मैं थर्मल पावर प्लांट हर जगह, सॉरी थर्मल नहीं, हाइडल, मैं हाइडल पावर प्लांट हर जगह पर नहीं लगा सकता, मैं केवल उसी जगह पर लगा सकता हूं जहां मेरे पास हेड अवेलेबल होगा, पानी ऊंचाई पर होगा। सही बात है। तो जहां जहां पर भी हाइडल पावर प्लांट लगेगा वहां पर क्या होनी चाहिए, भूमि ऊंची नीची होनी चाहिए। भूमि ऊंची नीची होगी तभी तो ऊपर पानी बरसा, ऊपर इकट्ठा हो गया और नीचे हमको, वहीं पर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि हम क्या बना पाएंगे, हाइड्रो पावर प्लांट बना पाएंगे। अब झरना बह रहा है, झरना साल भर तो नहीं बहता, बारिश में चले गया 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, साल भर तो नहीं बहता। तो क्या अपन शक्ति का उत्पादन क्या 10-15 दिन या 1 महीना ही करेंगे क्या? साल भर चाहिए ना विद्युत तो हमें, तो हमको साल भर पानी चाहिए। तो क्या जुगाड़ करें, जहां झरना बह रहा है मतलब ऊपर पानी पूरा जितना बरस रहा है आ रहा है बह के, क्यों ना कहीं हम उस पानी को स्टोर करने की व्यवस्था करें, ऊंचाई पर ही हम डैम बना दे, कुछ बना दे, ताकि वो पानी स्टोर हो गया। अब जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ेगी उस पाइप के जरिए हम पानी को लेंगे, टरबाइन को घुमाते रहेंगे, तो वो जो पानी एक ही साथ 15 दिन में या 1 महीने में बह जाता, उसको हम अपने हिसाब से यूज करेंगे। हो सकता है वो 6 महीने चल जाए, हो सकता है वो 8 महीने चल जाए। तो अधिकतम समय तक हमारी क्या हो गई, निश्चितता हो गई कि हमें बिजली का उत्पादन होता रहेगा हाइडल पावर प्लांट से। समझ में आ गई बात। तो इसलिए हम क्या करते थे, डैम वगैरह का निर्माण करते हैं, ताकि हमारा जो हाइडल पावर प्लांट के लिए जो फ्यूल है, पानी की ऊर्जा ही तो काम में ले रहे हैं, वही फ्यूल है एक तरीके से हमारा। भाई आग नहीं लगा रहे, पर ऊर्जा का स्रोत तो वही है जिसकी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। तो हम अपने जो इस हाइडल पावर प्लांट के लिए जो हमारा फ्यूल है या फिर हमारा जो मेन चीज है जिससे हम ऊर्जा का, उसको अधिक समय तक उपलब्ध रख सकें, स्टोरेज कर सकें। भाई जब कोल पावर प्लांट होते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, मैंने शायद बताया नहीं था पिछले वीडियो में, कोल पावर प्लांट होता है तो जैसे एक थर्मल पावर प्लांट है अपना, थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाते हैं हम, तो कोयला कहां से निकलता है, माइन से। मान लो छत्तीसगढ़ से कोटा के अंदर कोयला आता है, कोटा थर्मल पावर प्लांट के अंदर मान लिया मैंने कि छत्तीसगढ़ से ट्रेन आती है जो कोयला निकाल के लाती है और कोटा में भेजती है। अब कोटा में क्या होता है, पावर प्लांट में उसको निकाला जाएगा, बारीक तोड़ा जाएगा, पाउडर बनाया जाएगा और फिर उसको काय में करेंगे, बर्न करेंगे। अब बर्न करेंगे, लेकिन बारिश का सीजन आ गया, बारिश के सीजन में तो उन माइंस के अंदर पानी भर गया, बारिश आई तो क्या खुदाई चलेगी, क्या नहीं चलेगी। मान लो कुछ खुदाई कर भी दी, ठीक है ना, तो भी कोयला तो भीगा हुआ आएगा, भीगा हुआ कोयला कोटा पहुंच भी गया, या फिर उन्होंने सूखा कोयला भेजा था, बीच में बारिश आ गई, हर चीज तो ढकी हुई नहीं होती ना, तरपाल डाला उड़ जाते हैं, हम देखते हैं कोयले की ट्रेनें कैसी जाती, खुला ही रहता है, ठीक है ना। पानी जला गया, भीग गया कोयला, अब भीगा हुआ कोयला जलेगा क्या, लकड़ी नहीं जलती भीगी हुई, तो हम देखते हैं कितनी लाख कोशिशें कर लो, घासलेट डाल दो, कुछ भी कर दो, थोड़ी देर में फिर वही धुआं धुआं धुआं। पावर प्लांट चलेगा क्या, लेकिन पावर प्लांट तो साल भर चलते हैं। कैसे चलते हैं कि जब गर्मी में कोयला आता है ना, उसी कोयले को पीस के हम ज्यादा पीसते हैं, जितना फर्नेस में चाहिए उतना भेजेंगे, बाकी की डस्ट को हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो वहां पे भी तो हम हमारे फ्यूल का स्टोरेज करते हैं ना, ताकि अगर मान लो रेलवे लाइन का मेंटेनेंस चल गया, ट्रेन नहीं आई, तो क्या पावर प्लांट बंद हो जाएगा क्या, स्टोरेज से यूज करेंगे। कोयला गीला हो गया, गीला कोयला पिस सकता है क्या, लपटा बन जाएगा, वो तो डस्ट बनेगी क्या, नहीं होगा ना उसका पल्वराइजेशन, तो उस टाइम पे स्टोरेज से यूज करेंगे। तो उन परिस्थितियों से निपटने के लिए और इस सुनिश्चितता को बनाए रखने के लिए कि ऊर्जा का सतत उत्पादन होता रहे, हम लोग क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। तो यहां पे स्टोरेज अलग तरीके से था, यहां पे हम क्या करेंगे, हमारा फ्यूल पानी है तो पानी को स्टोर करो, पानी को स्टोर करने का एक ही तरीका, डैम बना लो। डैम ही तो पानी को रोक के रखता है ना, तो डैम बना लो। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जहां जहां तुम्हें डैम नजर आ जाए तुम ये सोच के बैठ जाओ कि यहां पे हाइडल पावर प्लांट के लिए डैम बनाया गया होगा। डैम ऐसी चीज है जो मल्टीपर्पज होती है, कई उद्देश्य होते हैं, बहुउद्देशीय योजनाएं सुनी है, तो ये भी एक बहुउद्देशीय योजना का पार्ट होता है डैम। जब डैम बनता है तो काफी पानी स्टोरेज होता है, काफी पानी स्टोरेज होता है, तो उस पानी को आप अगर आपके पास हेड अवेलेबल है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में भी यूज कर सकते हो, मतलब बिजली उत्पादन में काम आ सकता है। दूसरा उपयोग क्या है उसका, दूसरा उपयोग है, मान लो बारिश के दिनों में तो सब जगह पानी होता है, लेकिन जब बारिश के दिन चले जाते हैं उसके बाद की फसलों में पानी की जरूरत होती है,
तो नहरों में सिंचाई के लिए शायद उसको बनाया गया हो, या सिंचाई के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, डैम बनाने का तरीका होता है बाढ़ नियंत्रण के लिए भी डैम बनाए जाते हैं। अचानक से बहुत तेज बारिश होती है, वो बारिश पूरी की पूरी एक सकड़ी नदी में आती है और बहुत तेज फ्लो हो जाता है और उस गांव किनारे किनारे जो भी गांव होते हैं वो बह जाते हैं। हम सुनते हैं बिहार में कितनी बार आमतौर पे बाढ़ आती रहती है। तो उस समस्या से निपटने के लिए भी हम क्या करते हैं, डैम बना लेते हैं। डैम मतलब सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, फिर हम एक नियंत्रित फ्लो से छोड़ेंगे ताकि वो डैमेज ना करे। जब बारिश हो रही है तभी इकट्ठा हो जाए, जब बारिश नहीं भी हो रही तब भी छूटता रहेगा। तो बाढ़ नियंत्रण में भी उसका उपयोग होता है। तो जहां पर भी डैम दिख जाए ये मत समझ लेना कि यहां हाइड्रो पावर प्लांट बना होगा। अगर हेड अवेलेबल है तो ही बनाया जाएगा, वरना हो सकता है वो किसी और पर्पस के लिए बनाया गया हो। समझ में आ गया? डैम का कतई मतलब ये मत समझना कि यहां तो जल विद्युत ग्रह है, आवश्यक नहीं है। मैंने बताया टरबाइन घुमाने के लिए पानी में दम होना चाहिए। दम होना चाहिए मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए तगड़ी, और हम काइनेटिक एनर्जी कहां से लाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करके, मतलब हेड होना चाहिए। यहां तक कहानी समझ में आई क्या? ठीक है ना, पेन भी नहीं उठाया मैंने, लेकिन शब्दों के माध्यम से इतना समझ में आया क्या? आया? ये सब कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। ठीक है ना। अब जो पावर प्लांट है ना, जो हाइडल पावर प्लांट, उसका कई आधार पर वर्गीकरण किया गया है, लेकिन मैं आपको केवल एक मोटा आधार बताऊंगा कि अवेलेबल हेड के आधार पर, उपलब्ध शीर्ष के आधार पर हमने जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। हाई हेड पावर प्लांट, मीडियम हेड पावर प्लांट और लो हेड पावर प्लांट। उच्च शीर्ष भार, मध्यम शीर्ष भार और शीर्ष, मध्यम शीर्ष, उच्च शीर्ष और निम्न शीर्ष। ठीक है ना, तुम जिसमें भी कंफर्टेबल हो, हिंदी इंग्लिश देख लेना। ठीक है ना। अब नाम से स्पष्ट है, हाई हेड पावर प्लांट मतलब उसमें हाई हेड ज्यादा होगा, मीडियम में थोड़ा उससे कम होगा और लो में सबसे कम होगा। ठीक है ना। तो हाई हेड किसको बोलते हैं, ये जो डाटा मैं दे रहा हूं ये वेरी कर सकता है थोड़ा थोड़ा, अलग अलग किताबों में कहाँ किसको दे देते हैं, ये सब हमारी अपनी परिभाषाएं हैं। कोई किताब वाला कुछ लिख देता है, लेकिन आपको इसमें दिमाग लगाने जैसा कुछ नहीं है। जैसे सामान्य रूप से कहीं 120 मीटर से अधिक का हेड अवेलेबल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाई हेड पावर प्लांट। कहीं पर 120 से तो कम है लेकिन क्या है 30 से अधिक है तो उसको क्या बोलते हैं, मीडियम हेड पावर प्लांट। और कहीं 30 से भी कम है तो क्या बोलते हैं उसको, लो हेड पावर प्लांट। समझ में आ गया? लो हाइडल जो भी आएगा, हाइडल ही आएगा, हम पानी की बात कर रहे हैं तो यहां तक कहानी समझ में आ गई। लेकिन 30 से कम मतलब यह भी नहीं कि 1 मीटर में टरबाइन घूमेगा क्या। तो ये कॉमन सेंस उपलब्धता के आधार पर वो देख लेते हैं कि यार 10 मीटर तो होना चाहिए, 12 मीटर तो होना चाहिए, लेकिन हमें मोटा मोटा ध्यान रखना है कि 30 से कम होता है सामान्यतः। ठीक है, तो समझ में आ गया हाई हेड किसको बोलते हैं, मीडियम हेड किसको बोलते हैं, लो हेड किसको बोलते हैं। पर जरूरी नहीं है ना झरना हर जगह बहुत ऊंचा ही हो, किसी जगह थोड़ा ऊंचा मिल सकता है। और कई ये जरूरी भी नहीं है कि आपको झरना ही दिखे, हेड अवेलेबल कई तरीके से हो जाता है, जरूरी नहीं झरना दिखे। देखिए मैं बताता हूं, जैसे ये एक ऐसी उबड़ खाबड़ सी भूमि है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे भूमि समतल हो जाती है, ठीक है, इधर बहुत बड़ा एरिया ऐसा ऊंचाई है, तो मतलब यहाँ पे पूरा जितना भी पानी बरसेगा वो इकट्ठा होकर धीरे धीरे कैसे ना कैसे छोटी छोटी धाराएं बड़ी धाराएं मिलकर बह के तो निचले एरिया में ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब क्या होगा, अगर ये भूमि धीरे 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 नीचे हो रही है तो झरना दिखेगा क्या, पानी बहता हुआ दिखेगा ना तुम्हें। लेकिन अगर मैं यहां पावर प्लांट बना दूं, यहां रिजर्वायर बना दूं, तो क्या मेरे पास हेड अवेलेबल नहीं है क्या, है ना। तो आवश्यक नहीं है कि आपको झरना नजर आए। लेकिन वहीं इसकी जगह अगर ये भूमि अचानक से पहाड़ ऐसे खत्म हो जाता, या फिर जहां से पानी का धोरा इकट्ठा हो रहा होता वो निचली जगह पे अचानक से ऐसा गिराव आता, तो तुम्हें झरना दिखता कि नहीं दिखता। तो आवश्यक नहीं है कि हमें हेड अवेलेबल है उसकी पहचान हमें झरने से ही हो, कि कोई झरना दिख रहा है तो मतलब यहाँ हाई हेड बनेगा, लो हेड बनेगा। झरना दिखे भी ना, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो ज्योग्राफिकल सर्वे के आधार पर निर्धारित हो जाता है कि कहाँ हमें हेड अवेलेबल है कहाँ नहीं है। ठीक है, अब एक बार थर्मल पावर प्लांट देख ले, मोटा मोटा लेआउट बना लेते हैं, एक बार उसका एक बार वर्किंग देख लेते हैं, फिर बाकी की बातें करेंगे हम। देखो सबसे पहले अगर कहीं मुझे हाइडल पावर प्लांट बनाना है, हेड होना चाहिए, कोई सा भी हेड हो, हाई हो, मीडियम हो, लो हो। अब जैसा मेरा पावर प्लांट होता है उसके आधार पर उसमें अलग टाइप का टरबाइन यूज किया जाता है। जैसे मैं बात करूं हाई हेड पावर प्लांट की,
तो हाई हेड पावर प्लांट में जो टरबाइन यूज किया जाता है उसका नाम है मेरा पेल्टन। क्या नाम है? पेल्टन व्हील। आपको ध्यान रखना है कि हाई हेड में कौन सा टरबाइन यूज करते हैं, मीडियम हेड में कौन सा टरबाइन यूज करते हैं, लो हेड में कौन सा टरबाइन यूज करते हैं। हाई हेड में क्या यूज किया जाता है? पेल्टन। पेल्टन टरबाइन क्या है? ये पंखा है, पंखे में पानी का जेट मारूंगा तो घूमेगा, बस यही है। पानी का जेट मारूंगा तो घूमेगा ना, तो बस वो पेन स्टॉक का पानी आएगा, उसको जेट से हम इसको घुमा देंगे, यही पेल्टन है। ठीक है ना? तो हाई हेड में पेल्टन यूज करते हैं, जो मीडियम हेड है उसमें हम फ्रांसिस यूज करते हैं, और जो लो हेड है उसमें क्या यूज करते हैं? कैप्लान। ठीक है? तो याद होना चाहिए कौन से पावर प्लांट के अंदर किस तरह का टरबाइन यूज किया जाता है। अब हम क्या करते हैं, वही जो मैंने अभी अभी कहा था, एक बार लेआउट ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है मेरी हाइडल पावर प्लांट के लिए? हेड होना चाहिए, हेड अवेलेबल होना चाहिए। वो ज्योग्राफी ऐसी होनी चाहिए, उस जगह की भौगोलिक दशाएं ऐसी होनी चाहिए कि मुझे हेड उपलब्ध हो पाए ताकि मैं प्लांट बना पाऊं। अब हेड उपलब्ध हो गया तो जैसा कि मैंने कहा था, बारिश के दिनों में तो पानी आता रहेगा, लेकिन साल भर मुझे पावर प्लांट चलाना है या अधिकांश समय चलाना है, तो पानी चाहिए, तो पानी को स्टोर करना पड़ेगा। और स्टोर करने का क्या जुगाड़ है मेरे पास? डैम। तो डैम बनाना पड़ेगा। तो पहले बना देते हैं हम एक बार डैम। ये सपोज बना दिया मैंने, क्या? डैम। ये बना दिया मैंने डैम। कोई आपत्ति नहीं है? ये क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये डैम ऊपर से सकड़ा क्यों है, नीचे से चौड़ा क्यों है? एफएम पढ़ी है? एफएम पढ़ी है? उसमें जो पानी का प्रेशर है या किसी भी फ्लूइड का प्रेशर है, गहराई में जाने पर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? रो जी एच। रो क्या है? फ्लूइड की डेंसिटी। जी क्या है? ग्रेविटी। एच क्या है? हाइट या डेप्थ बोल दो। तो जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा मेरा प्रेशर क्या है? बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ता जाएगा मतलब अगर यहां पानी इसको तोड़ने के लिए थोड़ा दम लगा रहा है तो नीचे थोड़ा ज्यादा दम लगाएगा, फिर नीचे और ज्यादा दम लगाएगा, फिर और ज्यादा दम लगाएगा। तो मतलब ये नीचे का जो दम है ये बढ़ता चला जाएगा। तो ज्यादा दम को रोकने के लिए मोटी दीवार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसलिए हम इसको नीचे क्या करते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन चौड़ा रखते हैं, फिर ऊपर सकड़ा रखते हैं। कोई बोलेगा सर बनाने को तो ऐसे पूरा भी तो बना सकते थे ना, बना दो, लेकिन ऊपर की तरफ मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं खामखा अपनी कॉस्टिंग बढ़ा रहा हूं। और बात सिर्फ कॉस्टिंग की नहीं है, बनाने में कितना टाइम लगेगा। ये इतनी चौड़ी दिख थोड़ी ना रही है, ये नीचे हो सकता है आधा किलोमीटर चौड़ी हो। मजाक नहीं है, ये डिपेंड करता है कितनी गहराई है। आधा किलोमीटर चौड़ी हो, 400 मीटर चौड़ी हो, 600 मीटर चौड़ी हो, 600 मीटर ठेठ तक बनाना, इतना डेब्रिस या फिलिंग के लिए आइटम कहां से लाएंगे? कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, समय कितना लगेगा, फिर उसकी लंबाई पता नहीं 500 मीटर है या 1 किलोमीटर है, डैम कितना लंबा है। ठीक है ना? तो वो अनावश्यक है। समझ में आ गया दीवार चौड़ी क्यों होती है? अब ये जो चौड़ी दीवार तुम्हें कई जगह दिख भी जाती है। किसी भी तुम डैम पे देखने जाना, उसका पानी में जो डूब रहा है वो हिस्सा तो हमें दिखता नहीं है। हो सकता है ये दीवार इधर भी चौड़ी हो सकता है, इतना तीक्ष्ण ना हो, थोड़ा कम हो, लेकिन हो सकता है। ठीक है ना? मुख्य उद्देश्य नीचे चौड़ी होनी चाहिए, ऊपर कम चौड़ी होनी चाहिए। लेकिन ये दूसरी जो खाली साइड होती है वो तो दिखती है ना तुम्हें कि स्लोप में है। तो तुम आम विद्यार्थी नहीं हो, अब तुम समझ सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। कहानी समझ में आई? अब इधर क्या हो गया, डस्टर कहां रख दिया? बालक टाइम पे आया कर, टाइम पे आया कर, ये करना है। अब ये तो बना दिया मैंने, क्या? डैम। अब डैम बन गया तो क्या हो गया साहब? सपोज मान लो यही मेरा आधार है, डैम बन गया तो क्या हो गया? पानी इकट्ठा हो गया। बारिश के दिनों में ये बन गया भाई साहब मेरा पानी। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब मुझे क्या करना है, इस पानी से ही तो क्या घुमाना है मुझे? टरबाइन घुमाना है। और टरबाइन घुमाना है तो टरबाइन तक पानी ले जाने के लिए मुझे एक पाइप लगाना पड़ेगा, पाइप लगाना पड़ेगा। अब आप बताओ मुझे वो पाइप कहां लगाऊं? मैं यहां लगाऊं, मैं यहां लगाऊं, मैं यहां लगाऊं, या मैं यहां लगाऊं, या मैं यहां लगाऊं? ऊपर लगाऊं? चलो मैंने एक बार के लिए बता देता हूं मैं कि मैंने वो पाइप यहां लगा दिया, यहां लगा दिया। ये मेरा यहां तक लेवल है मैक्सिमम। ठीक है? अब ये मैक्सिमम लेवल भर चुका है, भर चुका है। अब मैंने पानी को यूज करना शुरू किया टरबाइन के लिए, मतलब निकालना शुरू किया। ये 1 महीने में यहां पे आ गया। अब इस पानी को यूज कर पाऊंगा कि मैं टरबाइन घुमाने के लिए?
मतलब मेरा पेन स्टॉक का पाइप ऊपर तो नहीं लगना चाहिए। या फिर एक बार के लिए समझो कि ये डैम थोड़ा खाली हो गया था और अब की बार बारिश इतनी हुई नहीं कि वहां तक पहुंचे लेवल। अब क्या घुमा पाऊंगा क्या मैं अपने पावर प्लांट को? घुमा पाऊंगा क्या? हेड तुम इससे कंपेयर मत करो। अभी जमीन नीचे जा रही है, यहां से मत देखो, ये तो पानी भर रहा है, वहां तक का लेवल होगा ऊपर की भूमि का। अभी जमीन नीचे जा रही है, हेड इधर अवेलेबल है, तो मतलब पेन स्टॉक में ऊपर तो नहीं लगाऊंगा। ये कहानी समझ में, ये जनरल कॉमन सेंस ही है, सामान्य ज्ञान जो सामान्य आदमी में आमतौर पर नहीं होता है। ठीक है ना? अब ये इतना समझ में आया, तो मतलब पेन स्टॉक में ऊपर तो नहीं लगाऊंगा, बीच में लगा दूं, फिर वही समस्या, नीचे का पानी काम आएगा क्या? नहीं आएगा। यहां लगा दूं, लेकिन यहां एक समस्या है, यहां सबसे बढ़िया है, यहां पूरा पानी काम आएगा कितना भी लेवल गिर जाए, लेकिन यहां समस्या क्या है? पानी है, जलीय जीव भी होंगे कि नहीं होंगे? पेड़ पौधे भी होंगे। अब जलीय जीव, केकड़ा वेकड़ा ये सब नीचे चलेंगे तो नीचे धीरे धीरे थोड़ी डस्ट भी उड़ती है। हम इतने बढ़िया लोग हैं, मैं बताता हूं सबसे स्वार्थी प्राणी, मतलब सबसे स्वार्थी जीव कौन है इस धरती पे? मानव। सबसे मूर्ख जीव कौन है? मानव, जो अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझता। सारी गंदगी हम इसमें डालते हैं, पूजा का वेस्ट, फलाना का वेस्ट, उसमें जो भी वेस्ट पानी से ज्यादा भारी होगा कहां बैठेगा? नीचे। तो नीचे का तल फिक्स भी नहीं हो सकता है धीरे धीरे इस पर परत चढ़ती जाए और ये बढ़ता चला जाए। हम फेंकते रहेंगे, कुछ ना कुछ बैठेगा ना नीचे, तो हो सकता है एक टाइम के बाद, हो सकता है 5 साल बाद मेरा पाइप ही बंद हो जाए। ठीक है ना? प्लस ये जो धूल धपाड़ उड़ती रहती है, तो यहां नीचे डस्ट ज्यादा है एक तरीके से। जैसे हम बात करें, एक बहुमंजिला इमारत है, नीचे गाड़ियां चल रही है, तो धूल धपाड़ उड़ती है, तो एक मंजिल पर जो आदमी रहेगा उसकी विंडो में ज्यादा धूल आएगी, उसके घर में ज्यादा धूल होगी जब भी वो झाड़ू निकालेगा। लेकिन वहीं जो 10वीं मंजिल पर रह रहा होगा, वहां तक धूल पहुंच ही नहीं पाती, 2-3 मंजिल तक ही घूमती है, तो वहां की एयर क्लीन होगी। वो 3 दिन में झाड़ू नहीं निकालेगा तो उसके घर में शायद उसे धूल ही नहीं दिखेगी। ये होता है। ठीक है? तो क्या है, इस फालतू की डस्ट वस्ट से बचने के लिए, नीचे जलीय जीव है वो फंस ना जाए, पेड़ पौधे ना फंस जाए, हम इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। कारण समझ में आया ऊपर बनाने का? ताकि ये फालतू की चीजें अंदर ना आए। इतना समझ में आ गया? तो पेन स्टॉक कहां से लूंगा मैं? थोड़ा सा ऊपर से, सेफ साइड। ये लोकलाइज अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई नीचे अगर भूमि ऐसी है पथरीली तो डस्ट ही नहीं होगी, तो हो सकता है वो 2 मीटर पे ले ले। कहीं मिट्टी ज्यादा है तो हो सकता है वो 3 मीटर पे ले ले। इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है? पर मैंने पाइप कहां से ले लिया? थोड़ा सा नीचे से ले लिया। अब मैं इसको यहां से दिखा देता हूं। ठीक है ना? एक बार के लिए मैं दिखा देता हूं इसको यहां से। ठीक है? अब मैंने यहां से निकाल दिया ये मेरा पेन स्टॉक। ठीक है? ये निकल गया मेरा क्या? पेन स्टॉक। ठीक? अब ये पेन स्टॉक को मैंने पहुंचा दिया कहां तक? मैंने क्या बोला था, मुझे क्या घुमाना है? टरबाइन। ये मैंने इसको पहुंचा दिया टरबाइन तक। जो बता रहा हूं वो एक बार के लिए देखते जाओ। ये टरबाइन ऐसे नहीं लग रहा, ये टरबाइन ऐसे लग रहा है, लेकिन बोर्ड में कैसे दिखाऊंगा मैं इसको? नहीं दिखा पाऊंगा ना, तो ऐसे दिखा रहा हूं मैं। पर ये लग कैसे रहा है? हॉरिजॉन्टल लग रहा है, ऐसे है ये गोला। ठीक है ना? पर यहां पे ऐसे दिखा रहा हूं। अब ये जो यहां से मेरा टरबाइन शुरू हो रहा है, तो ये जो केसिंग है ना टरबाइन की, ये स्पाइरल केसिंग होती है। स्पाइरल मतलब गोल घूम रही है, और गोल घूमने के साथ साथ पतली भी होती जा रही है। ऐसा समझ लो कि सांप की पूंछ को लपेट दिया, तो गोल भी घूम रही है और सांप की पूंछ पतली भी होती जा रही है, तो ये स्पाइरल केसिंग है। अब स्पाइरल केसिंग क्यों रखते हैं? कारण समझो। इधर से पानी आया, पानी, अब ये पानी यहां से आया, तो ये तो ऊपर की केसिंग है, और ये अंदर जो ब्लेड्स दिख रही है ये है इंपेलर, चक्री जो घूमेगी, जो शाफ्ट पे लगी पड़ी है, जिससे जनरेटर जुड़ा पड़ा है। ठीक है ना? अब इसको घुमाऊंगा तो थोड़ा पानी यहां से अंदर चल गया, थोड़ा यहां से अंदर चल गया, थोड़ा यहां से अंदर चल गया। अगर पानी अंदर जाता जा रहा है तो पानी कम होता जा रहा है, पानी कम होता जा रहा है, तो उसको इतना बड़ा वॉल्यूम क्यों चाहिए भाई? पहले पाइप जितना चौड़ा था उतना चौड़ा क्यों रखना है? पाइप को सकड़ा रखते जाओ। ठीक है? आंसर समझ में आया? कॉमन सेंस पे चल रहे हैं हम अभी तक सर। प्लस अगर मैं इस
मान लो अगर पानी इधर नहीं जा पा रहा किसी कारणवश, यहां से एंटर नहीं कर पा रहा, अगर मैंने पाइप एक ही साइज का रख देते तो हो सकता है अधिकतर पानी यहां से घुस रहा होता, ठीक है ना। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी पैदा होता है, एक ही तरफ से स्ट्राइक हो रहा है तो पूरा का पूरा। तो क्या होगा, अगर मैं केसिंग इस टाइप से रखूंगा तो एक हद से ज्यादा पानी आगे नहीं जा सकता, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है, तो मजबूरी हो जाएगी हर तरफ से एंटर करना, हो जाएगी। तो सब तरफ से क्या जाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो एंटर होगा। कहानी समझ में आई? स्पाइरल केसिंग रखते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता जाता है। बाकी जब तुम डिटेल में इसका पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अब ये यहां तक समझ में आया क्या? लट्टू टाइप बना होता है? नहीं होता, बाद में बात करेंगे ये सब, है ना। अब यहां तक समझ में आया। अब यहां तक समझने के बाद एक चीज देखो, ये मैंने तुम्हें बताया था कि ये है मेरी टरबाइन, ये टरबाइन, इधर से क्या आ रहा है मेरा, पानी की धार आ रही है, ठीक है ना, जेट आ रही है, वाटर जेट या जो भी तुम बोलो। अब ये पानी कैसे भी तो एंटर हो सकता है भाई, पानी को मुझे एंटर करना है ऐसे, ताकि मतलब ये ब्लेड्स मैंने उल्टी बना दी, मैं दोबारा बना देता हूं। मुझे पानी को एंटर कराना है यूं कि चक्री कैसे घूमे मेरी, ऐसे घूमे। लेकिन हो सकता है ये अगर ऐसे ही पानी जाएगा तो उल्टा मारे, तो कोई उल्टा भी घुमाना चाहेगा, कोई सीधा भी घुमाना चाहेगा, रैंडमनेस ज्यादा पैदा हो जाएगी। तो मैं फ्लो को इस दिशा, मतलब इस तरीके से गाइड कर दूं कि सारा पानी उस तरीके से जाए कि एक ही दिशा में घुमाने की कोशिश कर। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इंपेलर से जस्ट पहले ब्लेड्स लगा देते हैं, गाइड ब्लेड, जिनको हम क्या बोलते हैं, गाइड वेन्स। कुछ नहीं होती, स्टैटिक ब्लेड्स हैं। अब मैं मान लो पानी की धार इधर आ रही है और मेरे को धार को इधर ऐसे भेजना है, मैं यहाँ पे एक पत्ती लगा दूं, पानी टकरा के अपने आप यूं जाएगा, यूं जाएगा, तो इंपेलर पे ये उसी तरीके से टकराएगा कि मेरा वो पर्पस पूरा हो जाए कि इंपेलर को किस तरीके से घुमाना है। और एंगल वो रखूं मैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे प्राप्त हो। समझ में आ रहा है? ये काम कौन करता है मेरा, गाइड वेन्स। ये नहीं घूम रही गाइड वेन्स, ये स्टैटिक है, स्थिर है, ये फिक्स है। घूम कौन रहा है, इंपेलर। लेकिन उसको गाइड करने के लिए पानी को गाइड वेन्स लगाते हैं। यहां तक कोई आपत्ति नहीं है। अब ये समझ लिया मैंने, और इसी पे क्या लगा पड़ा है मेरा, ये जनरेटर में लगा देता हूं एक बार के लिए। जनरेटर, यहां से बिजली पैदा हो गई, आगे का काम हमारा नहीं है, ठीक है। अब ये जनरेटर, अब क्या होगा साहब, ये पानी तो आता है यूं घूम फिर के अंदर जाता है, और निकलता कैसे, एक्सियली। रेडियली आता है, एक्सियली निकलता है। ये जस्ट इसके बॉटम पे से निकलेगा पूरा पानी, ठीक है। अब बॉटम पे से पूरा पानी एक बार के लिए मान लेता हूं मैं, नीचे निकल गया, निकल गया। अब तुम ये समझो, अगर इधर से पानी आया, अब वो पानी बहुत तेज आ रहा है, जितना भी घुमाया घुमाया, और फिर नीचे तेजी से निकल गया। नीचे तेजी से निकल रहा है मतलब उसमें अभी भी काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं समझदार हूं तो जैसा हमने थर्मल पावर प्लांट में किया था कि जो एनर्जी आपकी वेस्ट जा रही है, जो यूज नहीं कर पा रहे, आप उसको यूज करो, आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा पाओगे। तो क्यों ना मैं इस फालतू में जा रही हो एनर्जी को भी यूज करने की कोशिश करूं, वरना ये एनर्जी और टरबाइन को घुमा सकती थी ना मेरे, लेकिन पानी तेजी से बहता हुआ निकल गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर, वो फालतू ही जा रही है। अब ये तो निकल जाएगा फिर नदी में, किसी काम का रहा ही नहीं, आधा ही काम सोल्व किया मैंने जो हेड अवेलेबल था। तो मैं क्या करता हूं, इस चीज को सर्व करने के लिए मैं एक ड्राफ्ट ट्यूब लगाता हूं नीचे, एक मैकेनिकल इक्विपमेंट लगाता हूं जिसका नाम क्या है, ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब कुछ नहीं होती, बाल्टी देखिए लोहे वाली जो पहले आती थी, उस बाल्टी को उल्टा रख दो। समझ में आया? शेप कैसा है, कोनिकल शेप, उल्टा और बीच में कटा हुआ है। अब ऊपर का जो सेक्शन जो कम क्रॉस सेक्शनल वाला है, जिसका वो डायमीटर कम है, उसको तो कहां कनेक्ट कर देंगे हम, इसके आउटलेट पे। तो जो टरबाइन का मेरा आउटलेट है वहां ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट आ जाएगा। अब ये ऐसी हो गई, अब ऐसी हो गई तो देखो यहां तेजी से पानी आ रहा है, यहां वेलोसिटी ज्यादा है एग्जिट पर, ठीक है ना। लेकिन ये क्या करेगा, हम ये जानते हैं कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है, भाई इस फिक्स में आने वाला बराबर जाने वाला, और फ्लो रेट क्या होती है, एवी, एरिया इंटू वेलोसिटी। अगर यहां पे एरिया कम है, वेलोसिटी ज्यादा है, एरिया बढ़ा दोगे तो वेलोसिटी को स्लो होना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी कम कर दी मैंने,
काइनेटिक एनर्जी कम कर दी, उसका असर ये दिखता है कि इस जगह पर प्रेशर, मान लो प्रेशर पहले यहाँ पे 15 बार रहा होगा या कोई 15 यूनिट रहा होगा, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, मान लो यहाँ पे प्रेशर यहाँ तक कितना कम हो जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाता है। मान लो चला गया 0.8 बार, 0.5 बार, उदाहरण के लिए मान लो, कितना जाता है उस पर नहीं जा रहा मैं, लेकिन कम चला जाता है। अब कम चला जाता है तो यहाँ पे मेरे को मान लो हेड अवेलेबल था, मैं हेड की टर्म्स में बात कर रहा हूँ, काइनेटिक और गतिज ऊर्जा की। मान लो यहाँ पे मुझे हेड अवेलेबल था यहां से लेके टरबाइन तक का, मान लो एक बार के लिए 80 मीटर, ठीक है। तो 80 मीटर का हेड ने मेरे स्ट्राइक करी यहां पर। अगर मैं बिना ड्राफ्ट ट्यूब पे ये एग्जिट को देखता और सारी एनर्जी देखता, तो मैं देखता कि यार यहां पर मेरे 80 में से 30 मीटर तो वेस्ट ही चला जा रहा है हेड का। मैंने ड्राफ्ट ट्यूब लगा दी, अब ये क्या करेगा, यहां पे एग्जिट पे हेड को और कम कर देगा, हो सकता है ये 10 पहुंचा दे, तो मतलब अंतर ज्यादा हो गया ना मेरे लिए। अब ये पूरा अंतर काय में काम आएगा, टरबाइन को घुमाने में। जो ज्यादा फ्लो जितना टरबाइन को घुमा रहा था, अब शायद कम फ्लो घुमा देगा, क्योंकि मैंने अंतर बढ़ा दिया। अंतर बढ़ा दिया मतलब उसमें दम बढ़ा दिया, ठीक है। तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या काम करती है, मेरा जो एग्जिट प्रेशर होता है टरबाइन का, उसको क्या कर देती है, और कम कर देती है। या जो वेस्ट जा रही है मेरी काइनेटिक एनर्जी, उसको क्या करती है, उसको रीयूज करने के लिए हेल्प करती है, ताकि उसको भी हम उपयोग में ले सकें। समझ में आ गया। अब एक समस्या आती है यहाँ पे, जब प्रेशर कम हो जाता है वायुमंडलीय प्रेशर से भी, तो क्या होता है कि इवोपरेशन होता है ना। जैसे यहाँ पे हवा में भी क्या है, मेरे स्टीम है, लेकिन यहाँ हवा का तापमान 100 डिग्री तो है नहीं। तो जो भी बॉइलिंग टेम्परेचर होता है या इवेपोरेशन प्रेशर होता है, वो डिपेंड, मतलब ये प्रेशर पर डिपेंड करता है कि कोई लिक्विड कितने टेम्परेचर पर बॉइल होगा। चांद पर पानी 100 से भी कम पे उबल जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे दाब कम है। तो यहाँ पे आंशिक दाब अगर हम वेपर का देखें तो कम है, इसलिए इस टेम्परेचर पे भी भाप अवेलेबल है। नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, डिटेल में आरएसी में पढ़ोगे तुम ये सब चीजें, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर कम हो गया ना, तो कुछ पानी की बूंदों में क्या हो सकता है, बबल फॉर्मेशन हो सकता है वो वेपर में चेंज हो जाए। अब जब मैंने आपको पिछले थर्मल में भी बताया था, जब पानी की बूंद वेपर में बदलती है तकरीबन 2200 गुना आकार लेती है। तो अचानक से अब यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, तो यहाँ पे बबल फॉर्मेशन के चांसेस हैं। अब क्या होगा, अगर अचानक से कोई पानी की बूंद यहाँ पर, भाई फ्लो की भी एक रफ्तार है ना, उसी रफ्तार से जारी होगी। सबसे ज्यादा चांस कहां पे, बबल फॉर्मेशन की, जहां प्रेशर सबसे कम है। प्रेशर सबसे कम एग्जिट पे ही है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आगे उतने चांस नहीं है। और हो सकता है एक प्रेशर अटेन करने के बाद तो चांस ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बबल फॉर्मेशन होगा ही नहीं। मैंने बताया था कि बबल बनना किस पर निर्भर करता है, प्रेशर पर निर्भर करता है। तो अब यहाँ पे चांस सबसे ज्यादा है एग्जिट पे। अब एग्जिट पे अगर अचानक से गलती से कोई बबल फॉर्मेशन हो गया, या फिर प्रेशर इतना ड्रॉप हो गया, तो क्या होगा, ये बबल एक छोटी सी बूंद भी कितना आकार लेगी, बहुत बड़ा आकार ले लेगी। अब छोटी सी जगह में पूरा पानी भरा हुआ है और अचानक से यहां पे वेपर आ जाएगी, तो वेपर को बड़ा आकार चाहिए, तो ये धक्का मारेगी चारों ओर, धक्का मारेगी। तो ये ड्राफ्ट ट्यूब है ना, ड्राफ्ट ट्यूब, इस पे ऐसा लगता है जैसे किसी ने हथौड़ी से तगड़ा वार किया हो, हथौड़ी से तगड़ा वार किया, मतलब कोई तगड़ी चोट करी हो। और ये बार बार बबल फॉर्मेशन होगा, एक बार थोड़ी ना होगा, प्रेशर उतना ही है, हालात वही है, तो ये बार बार होगी ये चीज। तो इस चीज को बोलते हैं हम कैविटेशन। इसके कारण क्या है, बहुत ज्यादा मैकेनिकली हार्म होता है जो हमारे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं। अब इसके कारण ऐसा लगता है जैसे ड्राफ्ट ट्यूब पे यहाँ पे अगर कैविटेशन हो रहा है, उसका पता कैसे लगेगा, इसकी ये जो सरफेस है ना अंदर वाली, इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने ठोका है खूब, हथौड़े से ठोकते निशान पड़ जाते हैं ना, वैसे निशान दिखेंगे। धीरे धीरे इसकी स्ट्रेंथ भी खत्म हो जाएगी। तो उस चीज का ध्यान रखा जाता है कि कैविटेशन ना हो, उसके लिए कई सारे जुगाड़ किए जाते हैं। इसको फिल रखो, हमेशा पानी की भर के रखो, पानी कभी खाली नहीं होनी चाहिए, हालात मत पैदा होने दो, प्रेशर उतना भी कम ना चला जाए कि कैविटेशन हो, ठीक है ना। इन सब बातों की गहराई में हम जाएंगे नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे एग्जिट पे इस सब चीज को छोड़ते हैं, ठीक है ना, सब अतिरिक्त ज्ञान है, रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रहे तो कोई विशेष बात नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरा क्या निकल गया, ड्राफ्ट ट्यूब से प्रेशर निकल गया। अब ड्राफ्ट ट्यूब से यहाँ पे पानी भी मेरा एग्जिट कर गया, तो क्या होगा, अगर मैं इस ड्राफ्ट ट्यूब को यहाँ खुली रख दूंगा और यहाँ पे संप बना दूंगा, तो हो सकता है ये सारा पानी नीचे अचानक से गिर जाए, इसमें हवा घुस जाए, हो सकता है। और मुझे क्या इंश्योर करना है कि इसमें पानी सदैव भरा रहे। तो मैं क्या करता हूं कि ड्राफ्ट ट्यूब को थोड़ा सा पानी में डिप करके रखता हूं इस लेवल तक,
इस लेवल तक मैं डिप करके रखूंगा और पानी के जो बहने का लेवल होगा ना वो यहां से होगा। तो चाहे कुछ भी हो पानी इतना तो भरा ही रहेगा, ड्राफ्ट ट्यूब डूबी तो रहेगी। वो बचपन में वो किया है, गिलास को पानी से भर लो, अंदर डुबा दो बाल्टी में, फिर उल्टा कर लो, बाहर निकाल लो, पानी गिरता नहीं है। अगर तुम्हें ये चीज देखनी है तो कांच के गिलास में देखना, चाय का गिलास होता है, घर पे पापा वगैरह रखते हैं गिलास, उसको उल्टा करके देखना, पानी गिरता नहीं है। वही जुगाड़ यहाँ पे काम में किया, अगर उसका मुंह डूबा रहेगा तो पानी भरा रहेगा। काम में है जो। तो एक एक चीजों को हम कैसे टेकल कर रहे हैं समझ में आ रहा है। ऐसा ही क्यों रखते हैं, टेल रेस का लेवल थोड़ा अप क्यों रखते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब डूबी क्यों होती है, समझ में आई कहानी। चले इतना आगे। अब मेरा काम हो गया साहब, मेरा टरबाइन घूम गया, हेड अवेलेबल था, सब काम चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब एक एक चीजों के नाम बताता जाता हूं। ये जो पानी है, ये जो मैंने भरा, इसको बोलता हूं मैं रिजर्वोयर। क्या बोलता हूं? रिजर्वोयर क्या होता है? जो बड़ा स्रोत होता है अपना, वही तो रिजर्वोयर होता है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा रिजर्वोयर क्या होता है, सिंक क्या होता है, जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पानी लूंगा कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये क्या है मेरा रिजर्वोयर। अब डैम बनाते हैं तो डैम की क्या होती है, एक लेवल बनाते हैं हम कि 281 मीटर मैक्सिमम लेवल है, उससे ज़्यादा पानी नहीं जाना चाहिए। अब जैसा मैंने बताया कि हर डैम का एक मैक्सिमम लेवल डिसाइड करके रखते हैं। वो कैसे डिसाइड करते हैं भाई? अगर मुझे डैम तो बनाना है, मुझे पता लग गया यहाँ हेड अवेलेबल है, यहाँ मैं हाइडल के लिए बेस्ट सिचुएशन है, परिस्थितियाँ सारी अनुकूल है, अपन ने डैम बना लिया। लेकिन डैम बनाने से पानी यहीं थोड़ी ना इकट्ठा होगा, इस लेवल तक पीछे की सारी ज़मीन क्या हो, पानी में डूब जाएगी। हो सकता है उसमें गांव आ रहे हों, गांव डूब जाएंगे। हो सकता है उसमें किसी की कृषि भूमि आ रही हो, बेचारी की भूमि डूब जाएगी, काय में खेती करेगा अगर पानी में डूब गया तो। हो सकता है वहाँ पे कुछ जंगल आ रहे हो, जंगल डूब जाएंगे। अगर किसी पेड़ को ज़मीन पे उग रहा है और उसमें मैं 2 मीटर पानी भरा रहने तो गल जाएगा वो एक टाइम के बाद। तो इसके नुकसान भी हैं हमें बहुत सारे, फायदे ही फायदे नहीं है, नुकसान भी है। क्यों? क्योंकि हाइडल पावर प्लांट बनाने के लिए खर्चा ये नहीं है कि प्लांट बनाना है, ये बनाना है, ये पूरी की पूरी कॉस्टिंग हाइडल के लिए ही तो कर रहे हैं। डैम बनाना बहुत महंगा खर्चा है, प्लस डैम और इतनी सी जमीन काम नहीं आई, ये पूरी जमीन भी खरीदनी पड़ेगी जितने में पानी भरेगा, खरीदनी पड़ेगी तो उसको खरीदना, प्लस उसको खरीदना आसान नहीं है, उसमें लोगों का अधिवास होगा, लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा, कोर्ट केस चलेंगे, बहुत इश्यूज चलेंगे, अलग अलग एनजीओज आ जाएंगे उनके अधिकारों के लिए, जो गलत भी नहीं है, सही बात है। फॉरेस्ट डूब गया तो लोकल इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा, तो ये सारी की सारी चीजें, हो सकता है वो किसी काम की भूमि हो और तुमने तो ये देखा कि भाई बिजली उत्पादन कर सकते हैं और तुमने बहुत उपजाऊ भूमि, हो सकता है इसमें केसर उगता हो, केसर की भूमि तुमने पानी में डुबा डाली, बोलते ना किए किराए पे पानी फेर दिया, हो सकता है हम पानी फेर दें लाइट के चक्कर में। तो उन सब चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा क्या है, डिसएडवांटेज भी हैं। मैं सब चीज़ें साथ में बता रहा हूँ, एडवांटेज डिसएडवांटेज, बाद में तुम एक एक पढ़ लेना जब वो टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो समझ में आ गया। रिजर्वोयर समझ में आया, पानी जितना भरा हुआ है वो मेरा रिजर्वोयर है। और कैचमेंट एरिया क्या होता है? कैचमेंट एरिया होता है आसपास जितना भी पानी बरसेगा वो सब कहाँ आएगा, उसमें आएगा। अगर मैं इसके मैक्सिमम लेवल तक चल जाऊं तो कितनी कितनी भूमि डूब जाएगी, वो पूरा क्या है, इसका कैचमेंट एरिया है, भराव क्षेत्र। उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है, वहां तक की जमीन डैम की है। आप उसमें कोई झोंपड़ी बना लो, आज पानी कम है और कल को डूब जाए, आप क्लेम नहीं ठोक सकते मेरी झोंपड़ी डूब गई पैसा लाओ। आप रेल पे आके बैठोगे तो कटोगे ही सही ना, सड़क पे आके कुछ बना लोगे और फिर बोलोगे मेरा टूट गया, इसने टक्कर मारी, सड़क पे क्यों है? तो वो कैचमेंट एरिया है, ठीक है। कई जगह इशू हो जाते हैं, जैसे कई जगह आपने सुना होगा कि पहले 281 मीटर डिसाइड किया गया था, फिर कई लोगों की जमीनें डूब गई बहुत ज़्यादा। और कई बार क्या होता है, आप 1 मीटर भी ड्रॉप कर दोगे ना तो 1 मीटर भी नीचे आ जाने से बहुत ज़्यादा जमीन बच जाती है, क्योंकि हमारे ज़्यादा काम का है डीप क्षेत्र। अगर क्षेत्र समतल होने लग गया तो आपका यूं मान लो कि 2-2 सेंट 1-1 फीट भी ना बहुत बड़ी जमीन को डुबो देगा, और डुबो देगा तो उसमें पानी भी ज़्यादा स्टोरेज नहीं हो रहा, क्योंकि हाइट कम है अब आपके पास, इतने पे जमीन है, इतने पे पानी का लेवल है, तो डुबो दिया तो खेत भी तबाह हो गया, प्लस पानी तुमने बहुत ज़्यादा स्टोर भी नहीं किया एक तरीके से। तो वो सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही ये डिसाइड किया जाता है डैम का लेवल कितना होगा, ठीक है। अब ये जो पाइप आ रहा है ना, इस पाइप का नाम है पेनस्टॉक। क्या बोलते हैं इसको? पेनस्टॉक बोलते हैं।
पाइप का नाम क्या है? पेनस्टोक। अब हम पाइप नहीं बोलेंगे, क्या है ये? पेनस्टोक। अब देखो ये टरबाइन चल रहा है, ये सब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है। इधर पानी निकल गया मेरा बाद में। अब कभी ऐसा थोड़ी ना एक बार लगा दिया तो जिंदगी भर चलता रहेगा, मुझे मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। अगर मान लो मुझे मेंटेनेंस करना है टरबाइन का, टरबाइन मुझे बंद करना है, तो यहां पे मैं क्या कर देता हूं, वाल लगा देता हूं, इसको बंद कर दो, टरबाइन का मेंटेनेंस कर लो। पानी बंद हो गया, यहां पे रुक गया, इसका मेंटेनेंस कर लो। इसको बोलते हैं हम इनलेट वाल्व। नाम थोड़े बहुत इन चीजों के 19-20 मिल सकते हैं, कहीं थोड़ा बहुत कुछ और मिल जाएगा, फ्लो कंट्रोल वाल्व मिल जाएगा, कुछ भी मिल सकता है, पर मेन पर्पस समझना मिल जाएगा। क्या काम है इसका इनलेट वाल्व का? ये फ्लो भी कंट्रोल कर लेता है, ये ओपनिंग क्लोजिंग तो करता ही है। ठीक है भाई, पानी ज्यादा भेजना है, तुम खुद ही समझो ना, यहां तक हेड है तो छोटी सी स्ट्रीम भी इसको ज्यादा घुमा पाएगी तेजी से, क्योंकि हेड ज्यादा है। और अगर मेरा पानी यहां तक आ गया तो हो सकता है मुझे फ्लो ज्यादा भेजना हो 3000 आरपीएम मेंटेन करने के लिए। समझ सकते हो ना, पानी का फ्लो 3000 आरपीएम के लिए सेम नहीं रहेगा, डिपेंड करता है कितने हेड पे पानी मिल रहा है मुझे, उसी पे निर्भर करता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कितने हेड का है। समझ गए? अब ये गाइडवेन बताई थी ना, गाइडवेन के बारे में मैं थोड़ा सा और बताता हूं। ये गाइडवेन वैसे तो स्टैटिक है, लेकिन इनमें थोड़ा मूवमेंट होता है, ये भी मेरे फ्लो को कंट्रोल करती है। ये गाइडवेन कैसे होती है? ये है इंपेलर, इंपेलर जो चक्री घूमेगी मेरी, उसके चारों तरफ गाइडवेंस है, और ये गाइडवेंस अपनी ही जगह पर कैसी होती है? ऐसे होती है। अब जब मुझे धीरे धीरे खोलना होता है तो ये कैसे खुलती है? जैसे मैं ऐसे दिखाता हूं तुम्हें, ये गाइडवेंस है, ये कैसे खुलेगी? जगह हो गई, पानी जाएगा तो गाइड भी करेगी, ओपनिंग। कम पानी भेजना है, पूरा बंद कर दिया तो बंद हो गई। तो ये भी एक तरीके से फ्लो कंट्रोल का भी काम करती है। इसको ऑपरेट करने के लिए अलग मैकेनिज्म होती है, हमें उस डिटेल में नहीं जाना है, पर बेसिक आइडिया ऐसे ही बता रहा हूं। यहां एक वाल्व हो गया, इनलेट वाल्व। अब मान लो कभी आपने इनलेट वाल्व को किसी कारण से बंद कर दिया, टरबाइन में कुछ गड़बड़ आ गई, कर दिया क्या, काफी चीजें तो ऑटोमेटिक होती है, ये ऐसा वैसा हो जाए तो ये ट्रिप हो जाए। अब ट्रिप हो गया तो इतनी दम का पानी इधर आ रहा था, इधर तो आप उसको रोकने के लिए इतनी मोटी दीवार बना रहे हो, और इधर ये पतला सा पाइप इतने ज्यादा प्रेशर को हैंडल कर पाएगा क्या? फट जाएगा, फट जाएगा। जो इंजन के पाइप होते हैं जो पानी लेके जाते हैं, खूब सारे खेतों में देखे होंगे, कई बार किसी ने पांव रख दिया, ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर रोक दिया, पाइप मोटा हो जाता है, और कई जगह तो फट भी जाता है। खेतों के पाइप देखें, वो तो कितना सा प्रेशर होता है, पर मैं उदाहरण बता रहा हूं, वो साइडों से फट जाता है, इसके भी चांसेस है फट जाए। तो इसको हमको सेव करना है कि कभी कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न हो तो ये पाइप फट ना जाए, और अचानक से ये जो स्ट्राइक आएगी, ये दम आएगा, इसको बोलते हैं वाटर हैमर। क्या बोलते हैं? वाटर हैमर। पानी ने हथौड़े जैसा वार किया है किसी जगह पर, ठीक है। अब इससे बचने के लिए मैं क्या करूं भाई? फटेगा तो तब ना जब पानी रुक जाए और वो पूरा दम लगा दे, मैं इसको रुकने ही ना दूं, मैं इसको एक ओपनिंग दे देता हूं। यहां पर मैंने यहां पर एक खुली नली दे दी, बंद भी हो गया तो पानी ऊपर चढ़ जाएगा। जब तक ये पानी रनिंग में है, यहां कुछ वाटर लेवल मेंटेन होगा। बर्नौली वाला प्रैक्टिकल किया हो तो ये पता होगा कि जहां पानी तेजी से जा रहा है ये वाला हेड कम आता है, जहां पानी स्लो जा रहा है ये हेड थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो जब तक इसमें पानी फ्लो हो रहा है ये हेड तो रहेगा, लेकिन ये हेड इतना नहीं रहेगा, क्योंकि टोटल एनर्जी में कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में चला गया और कुछ ही पोटेंशियल के रूप में बचा है। तो इसलिए ये यहाँ का हेड इतना नहीं आएगा इस लेवल जितना। लेकिन जब ये बंद कर दिया तो ये क्या होगा? बढ़ता 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 कहां तक चला जाएगा? इसके लेवल तक चला जाएगा। वैसा ही सिस्टम है, दो टंकियां हैं, एक में पानी यहां तक, एक में पानी यहां तक, एक पाइप से जोड़ दो तो पानी का लेवल बराबर आके ही रुकेगा, वही वाला है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो पानी धीरे धीरे बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ा ना, वाटर हैमर नहीं होगा। मेरा पेनस्टोक क्या हो गया? सेफ हो गया। और यहां पर ऊपर थोड़ा सा इसको चौड़ा कर देते हैं, इस जुगाड़ को बोलते हैं सर्ज टैंक। क्या बोलते हैं? सर्ज टैंक। समझ गए क्या काम है सर्ज टैंक का? पेनस्टोक को सेव करना वाटर हैमर से, और ये एक तरीके से वाटर लेवल भी बताता रहता है मुझे।
जब ये बंद हो तब तो वाटर लेवल, और इसको देख के समझ सकते हैं रिजर्वोयर का लेवल कितना होगा। भाई इसके रिजर्वोयर की जो भी रीडिंग हो 280 281, यहाँ पे भी लिख दो 280 281, हम तुरंत समझ सकते हैं। पावर प्लांट में बैठे बैठे वहाँ जाने की जरूरत थोड़ी ना, पानी का लेवल कितना है समझ सकते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर, दिक्कत नहीं है। अब पानी आएगा तो इसमें मछलियाँ भी है, बड़ी भी है छोटी भी है। बड़ी मछली आ जाएगी टरबाइन पर टकरा जाएगी, डैमेज हो सकता है ना। प्लस मैं ये भी नहीं चाहता कि मछली भी मरे, तो यहाँ जाली लगा दो। इंजन में भी तो हम पानी खींचते हैं कुएं तालाब से, उस पर जाली लगा के देंगे, नहीं लगाते आगे के मुंह पे, वही काम है। स्ट्रेनर, छलनी, जाली लगा दी। फिर भी इसमें से थोड़ी छोटे छोटे जलीय जीव आ जाते हैं, लेकिन वो मुझे इतना हार्म नहीं करेंगे। सेफ साइड पे कहीं कहीं पे एक और जाली लगा दी जाती है और नीचे एक टैंक बना दिया जाता है। अगर कुछ आ भी गया तो नीचे इकट्ठा हो जाएगा, बाद में कचरे को फेंक देते हैं, कोई समस्या नहीं है। इतना क्लियर। अब इसके बाद यहाँ तक तो हमने देख लिया कि भाई आपको अगर इधर मेंटेनेंस करना था तो एक गेट लगा दिया। अगर कभी पेन स्टॉक का मेंटेनेंस करना हुआ तो कुछ गड़बड़ आ गई तो फिर ये जगह भी तो खाली होनी चाहिए ना मेरे पास। तो इसको खाली करने के लिए भी कोई जुगाड़ होना चाहिए, मैं पानी को रोकूं। तो एक गेट यहाँ पे भी लगा के रखते हैं, इस जगह पे भी। इसको क्या बोलते हैं, वाल्व बोल दो, स्लुइस गेट बोल दो, है वाल्व भी, ठीक है ना। नाम अलग अलग हो सकता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको स्लुइस गेट दे रखा है, यहाँ पे इसका नाम स्लुइस गेट बोल दो, वाल्व बोल दो, समझ में आ गया। इसका फंक्शन क्या, कभी इसको मुझे मेंटेनेंस करना है, इसको डाउन किया, पानी आना बंद, घुस जाओ इसमें, कर दो रिपेयरिंग जो भी करनी थी। कहीं फट गया, अगर स्टील का है तो वेल्डिंग कर दिया, कंक्रीट का है तो कंक्रीट भर दिया, जो भी कुछ करना है। इंस्पेक्शन नहीं करना है, देखना है कहीं कुछ क्रैक तो नहीं आ गया चलाने से पहले। भाई पानी आने लगा, पहले कम था डैम, अब धीरे धीरे भरने लगा। अब धीरे धीरे भरने लगा, मैं तुरंत ये नहीं चाहता कि पावर प्लांट शुरू कर दूं, पहले और भी तो जरूरत है। इसी डैम से पीने का पानी भी सप्लाई होता होगा, साल भर वो भी देना है जनता को। पावर जनरेशन की तो और भी जुगाड़ है, विद्युत ताप से पैदा कर लेंगे, सोलर से कर लेंगे। ये तो सरप्लस है अपने पास कि पानी है तो फालतू क्यों बहाएं, उससे भी तो बिजली पैदा कर ले। सही बात है। तो कभी सर्वे करना है अंदर जाके, हाँ यार पावर प्लांट चलाएंगे, एक बार देख लेते हैं सब कुछ सही है ना अंदर, तो सब कुछ कर सकते हैं मेंटेनेंस वगैरह, इसको बंद करके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हो गया मेरा सारा का सारा काम। अब कुछ कुछ बातों को और जानो, जैसे कि इधर से पानी आया, ये पानी पूरा आ रहा है पेन स्टॉक के माध्यम से, कहाँ पे, मेरे टरबाइन पर। अब टरबाइन पर पानी स्ट्राइक किया, पानी ने टरबाइन को घुमाया, टरबाइन की शाफ्ट पर जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर घूम रहा है और बिजली पैदा कर रहा है जनरेटर। पानी का कहीं से कहीं तक करंट से कोई लेना देना है क्या? तो कई लोग प्रश्न पूछते हैं, सर ये पानी पावर प्लांट में होकर आ रहा है, इसमें करंट तो नहीं आ जाएगा? करंट आएगा क्या इसमें? कोई चांस बनते हैं क्या? तार घुस रहे हैं क्या इसमें? बिजली तो यहां से पैदा हो रही है, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसे भ्रम मत पालना, ठीक है। दूसरी बात, कई लोगों के मन में पहले ज्यादा भ्रम था, अब तो इतना नहीं रहा। अब इस पानी को हम आगे वाले को क्या करेंगे? इसको किसानी में, मतलब कहीं पे भी इकट्ठा कर लो, नहरों में भेज दो, भाई सिंचाई विचाई करो। अब लोग बोलते हैं अब तुमने पानी की ताकत खत्म कर दी, है ना, तुमने पानी की ताकत खत्म कर दी, अब इससे है ना फसल वसल नहीं होगी। तो फसलों को क्या चाहिए? फसलों को फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो H2O चाहिए, उसको तो पानी चाहिए ना, H2O। ये इधर भी H2O था, ये इधर भी H2O है। फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जिसके लिए पौधों को पानी चाहिए होता है, उसमें कहीं से कहीं तक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या वाटर की टोटल एनर्जी का कोई रोल होता है क्या? होता। तो खेती पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो केवल तोता चना बाधे घना, अल्पज्ञानी लोग या अज्ञानी लोग ही ऐसी बातें करते हैं। पर तुम समझदार हो, तुम भ्रम दूर करना लोगों के, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पानी भी उतना ही मिनरल्स से भरपूर है जितना ये था, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी वगैरह वगैरह का उपयोग किया है, और वो भी तुम्हारे काम के लिए ही किया है। पानी, बिजली कहाँ जाएगी? उन्हीं खेतों में जाएगी, जनरेटर चला लो, पानी फेंक दो, इधर उधर कहाँ जाएगी? और हमारे घरों में आएगी, इंडस्ट्री में आएगी, ये भी हमें उपभोग करनी है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और अच्छी बातें कर लेते हैं। अच्छी बातें मैं सारे एक साथ मिक्स बता रहा हूँ, एडवांटेज डिसएडवांटेज, अच्छी बातों से संबंधित। इसमें क्या कॉस्ट आ रही है मेरे? जब मेरे पास प्लांट लगा, बहुत सारी ज़मीन खरीदनी पड़ी, बहुत बड़ा डैम का निर्माण करना पड़ा, मशीनरी लगी, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो जो इसका प्रारंभिक खर्चा होता है इसको बनाने के लिए, वो बहुत बड़ा है। थर्मल पावर प्लांट में तो क्या, उतनी सी जगह ले ली जहाँ तुम्हें चलाना है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी जगह।
एक डैम के पीछे जाके देखो कितना बड़े एरिया में पानी भरा पड़ा है। अगर तुमने हाइडल के दृष्टिकोण से ही डैम बनाया तो पूरी जमीन खरीदनी पड़ेगी, इतनी बड़ी लैंड परचेस करनी पड़ेगी, सब लोगों को सेटल करना पड़ेगा, उनकी जमीन डूबोई उसका पैसा देना पड़ेगा। जमीन सामान्य नहीं है, कृषि उपज भूमि है, जंगल है, एनवायरमेंट के नॉर्म्स आ जाएंगे, उसको सेट करने के लिए कहीं दूसरी जगह पे जंगल उगाना पड़ेगा, कई सारे प्रावधान हैं। तो ये इसका क्या है, प्रारंभिक जो इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल कॉस्ट क्या है इसकी बहुत हाई है, ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज क्या है, एक बार बन गया ना, अब रनिंग कॉस्ट क्या है, चालू किया टरबाइन घुमाया मजे करो। तो ये जो बिजली पैदा होती है ना प्रति यूनिट, ये बहुत सस्ती बिजली है, अठन्नी का खर्चा नहीं आता इसमें। तुम्हारी बिजली आती है कितने रुपए यूनिट आती है, 8 रुपए 7 रुपए 9 रुपए, कितने में पैदा हो रही है, 54 58 में पैदा हो रही है। अब ये मत बोलना हमसे 54 लो, हमसे 58 लो, क्यों, ये खर्चा कौन झेलेगा बनाने का। तो धीरे धीरे टारगेट किया जाता है कि इस खर्चे को भी निकालेंगे, लेकिन 25 साल में, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसकी कॉस्ट वहां से बढ़ जाती है, प्लस लोगों की सैलरियां भी तो निकालनी है जो मेंटेन करने की। लेकिन जो उत्पादन लागत है, रनिंग कॉस्ट है, वो बहुत कम है इसमें बिजली की, ये इसका एडवांटेज है। प्लस कोई पोल्यूशन हो रहा है क्या इसमें, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, तो अच्छी बात है, एक तरफ से ग्रीन एनर्जी एक तरीके से। लेकिन इनडायरेक्टली देखो तो एनवायरनमेंट को क्षति तो हो रही है ना, आपने इकोसिस्टम को बिगाड़ा तो है कहीं ना कहीं। मन समझाने के लिए वहां जंगल उगा दिया, ये उगा दिया, एक पेड़ को काट के मैं 2 पेड़ उगा दूं, लेकिन 25 साल के एक पेड़ की तुलना 1 साल के 2 पेड़ कर सकते हैं क्या, मन समझाने के लिए बोल दो, लेकिन क्षति तो हो ही रही है ना कहीं ना कहीं, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। और बताओ इसके एडवांटेज, इसका एडवांटेज ये है कि अगर मुझे टरबाइन चालू करना है, मुझे पावर प्लांट चालू करना है, क्या करना है, वाल्व खोलने हैं, पानी को भेजना है टरबाइन में, हो गया चालू। पानी को वहां से यहाँ आने में कितनी देर लगेगी, 2-5 साल लगेंगे क्या, महीने लगेंगे क्या, 2-5 दिन लगेंगे क्या, लंबाई के हिसाब से 2 मिनट 5 मिनट आधा घंटा, आ गया तो आ गया फिर पानी, और एक बार आ गया तो लगातार आ गया। मतलब इसको स्टार्ट करना बहुत आसान है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो जब मैं डिसाइड करूंगा तुरंत ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो जाएगा, अगर सब कुछ ठीक है तो इसको स्टार्ट करना, इसको बंद करना शीघ्र स्टार्ट हो जाता है और शीघ्र ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, बड़ा फास्ट है। तो ये एडवांटेज है। यहीं अगर थर्मल पावर प्लांट होता, अगर बंद पड़ा है तो चालू करने के लिए पहले फर्नेस गर्म करो, फर्नेस का ताप 650 तक जाना चाहिए, 750 तक जाना चाहिए, तब तुम्हारा उत्पादन शुरू होगा। तो उसमें टाइम लगता है, अचानक से नहीं आ जाएगा 650, वरना हीट शोक आ जाता है कंपोनेंट्स में, ठीक है, धीरे धीरे गर्म करना, 1-2 दिन तो फर्नेस में ही लग जाते हैं। प्लस बंद भी कर दिया तो तुरंत बंद थोड़ी होगी, बंद कर दिया सब गर्म है, तुमने गाड़ी बंद भी कर दी, इंजन ठंडा हो जाता है क्या तुरंत, टाइम लेता है ना आधा घंटा, वो तो इंजन है, ये तो फर्नेस है। तो उनके भी पिताजी हैं, थर्मल पावर प्लांट में तो टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। प्लस उसके अतिरिक्त और फायदा या नुकसान बताओ जो दिख रहा है तुम्हें। नुकसान सर ये है कि सर जब वेस्टेज जो पानी यहाँ से निकलता है ना नीचे की ओर टरबाइन से, तो रसायन बहुत निकलते हैं। कौन से रसायन दिख गए इसमें, ब्रह्म है सब, ठीक है ना। और बताओ इसका कुछ फायदा नजर आ रहा है तुम्हें। अब देखो इसका फायदा मैं बताता हूँ। डैम भले ही हमने इसके लिए बनाया, लेकिन पर्पस तो सारे सॉल्व करेगा ना। सिंचाई के लिए भी काम में ले सकते हो, पेयजल के लिए भी काम में ले सकते हो, और विद्युत उत्पादन के लिए तो काम में ले ही सकते हो, बाढ़ नियंत्रण के लिए भी काम में ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं नेशन को डेवलप तो कर ही रहा है ना, राष्ट्र को मजबूत तो बना ही रहा है। प्लस ऊर्जा तो उत्पादन कर रहे हैं, वो तो प्लस है, ठीक है ना, ये हमारी ग्रोथ में। अब दूसरा एडवांटेज और देखो, ये बिजली भले ही मेरे पैदा हो रही है, सस्ती हो रही है, लेकिन इस बिजली में कोई खासी टेक्नोलॉजी नहीं है। आया टरबाइन घुमाया, तो इसके लिए बहुत स्किल्ड लोग नहीं चाहिए, ठीक ठाक टाइप के लोग आमतौर पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसको क्या है, मैं बड़े आसानी से इसके लिए मेरे को लेबर मिल जाएगी, इसका मेंटेनेंस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। डिसएडवांटेज, मेरा पावर प्लांट कितने दिन चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सब कुछ निर्भर करता है कि बारिश कैसी हुई। मतलब मैं इस पर निर्भर नहीं रह सकता। अगर हमने पूरे देश में हाइडल ठोक दी है और खूब सारा ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है और 1 साल बिजली पैदा नहीं हुई, तो हमारी इंडस्ट्री ठप पड़ जाएगी, जीडीपी नीचे आ जाएगी हमारी, क्योंकि फिर हम पूरी तरीके से इस पर निर्भर हो गए। तो ये अच्छा तो है, लेकिन आप इस पर संपूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो सकते हैं। और चलो पानी भी भर लिया तो एक हद है ना, मैं बता रहा हूं, उससे ज्यादा भरोगे तो फिर डिसएडवांटेजेस ज्यादा होने लग जाते हैं।
तो वो पानी से उत्पादन भी एक हो सकता है 6 महीने तक हो, 8 महीने तक हो, पानी नीचे चला जाएगा। तो साल भर के लिए भी डिपेंडेंसी नहीं है हमारी, ये भी तो डिसएडवांटेज है कि नहीं है? और बताओ और क्या दिख रहा है? और पढ़ लेना, मोटा मोटा मैंने बता दिया आपको जितना भी था। अब एक आध चीजें और बता देता हूं। ये पाइप है पेनस्टोक, अगर मेरा हाई हेड टरबाइन होगा तो क्या होगा, एनर्जी ज्यादा है। ये पेनस्टोक में पतला ले सकता हूं ना, पानी की धार छोटी ले सकता हूं ना, अगर एनर्जी ज्यादा है तो घुमा देगी टरबाइन को। तो हाई हेड में पेनस्टोक तो होता है कम डायामीटर का, और इसको दूर तक ले जा सकता हूं मैं पावर प्लांट को। अब फ्लूइड में पड़ा होगा तुमने, फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं, लेकिन हो जाए फ्रिक्शन लॉसेस, एनर्जी वैसे ही बहुत हाई है, कोई मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो हाई हेड पावर प्लांट है वो थोड़ा दूर हो सकता है। तो ये समझ में आया, हाई हेड में क्या होगा, मेरा पेनस्टोक छोटा हो सकता है और प्लांट मेरा दूरी पर होगा। लेकिन वही अगर मेरा लो हेड पावर प्लांट होता तो क्या होता, अब एनर्जी कम है तो फ्लो ज्यादा रखना पड़ेगा टरबाइन को घुमाने के लिए, तो क्या है पावर, ये पेनस्टोक का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां तक कि इतना बढ़ जाता है कि पेनस्टोक का डायामीटर 3 मीटर 4 मीटर तक भी हो सकता है, 5 मीटर तक भी हो सकता है, डिपेंड करता है उस पर। प्लस अब मैं क्या, पहले ही मेरे पास एनर्जी कम है, लो हेड है, अब मैं लॉसेस को बर्दाश्त कर सकता हूं क्या, पहले ही वैसे कम है, गरीबी में कम ही खर्चा करना चाहिए ना, तो अब मैं नहीं कर सकता। तो मेरा लो हेड पावर प्लांट अधिक दूरी पर नहीं होता, क्लोज होता है रिजर्वायर के। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब जैसा यहां पर मैंने एक बेसिक लेआउट दिखाया है, जरूरी नहीं है कि डैम के यहां से तुम्हारा पेनस्टोक निकले, हो सकता है डैम यहां पे हो, पावर प्लांट इधर हो, इधर से निकाल लो पेनस्टोक, हो सकता है ना। तो जरूरी नहीं है कि डैम से ही निकले, पर अधिकतर जगहों पर हमें डैम के यहां पावर प्लांट दिख जाते हैं। कहीं पर भी डैम दिख जाए, पावर प्लांट नहीं दिखे, तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि यहां पे पावर प्लांट होगा ही नहीं। कहानी समझ में आ रही है? बांसवाड़ा का पावर प्लांट ऐसा ही है, जब माही बजाज सागर देखने जाओगे डैम नहीं दिखता है, उसके लिए थोड़ा साइड में बना हुआ डैम। कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक कहानी समझ में आई पूरी? हाई हेड के, अब तो कोई तुमसे पूछ ले इसके एडवांटेज क्या है, बता दोगे? डिसएडवांटेज क्या है, बता दोगे? हाई हेड लो हेड में अंतर क्या है, बता दोगे? क्या बता दोगे? हाई हेड किसको बोलते इतना हेड हो, लो हेड किसको बोलते इतना हेड हो, कौन सा टरबाइन यूज होता है, बता दोगे? पेनस्टोक की साइज कैसी होती है, बता दोगे? पावर प्लांट पास होता है दूर होता है, बता दोगे? हो गए 4-5 अंतर, इतने ही नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, कुछ एक बातें और कर लेते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं। इसमें एक एक कंपोनेंट का फंक्शन पूछे, बता दोगे? ड्राफ्ट ट्यूब का क्या फंक्शन है, सर्ज टैंक क्यों लगाते हैं, या क्वेश्चन आ गया कि बेसिक लेआउट बनाओ और कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ, बता सकते हो सबके बारे में? वाल्व का काम क्या है, क्यों लगाते हैं, समझ गए? अब एक छोटा सा मस्त वाला एग्जांपल बताता हूं, जो अपने यहीं का एग्जांपल है। इधर तुमने बना दिया माही बजाज सागर, ये तुम्हारा बना दिया तुमने डैम, ये पूरा क्या बना पड़ा तुम्हारा, डैम। ये इधर पानी पानी है, ठीक है। अब इसके यहां पे है ना, भूमि ऐसे ऐसे है, फिर भूमि ऊंची हो रही है, फिर भूमि नीची हो गई, ठीक है। अब मैं पावर प्लांट कहां पे बनाऊं, मेरा एक तो लो हेड है, लो हेड है तो मैं ज्यादा दूर नहीं जा सकता, प्लस ज्यादा दूर तो नहीं जा सकता, तो मैं यहां क्यों बनाऊं पावर प्लांट, मैं यहां बना दूंगा तो मुझे हेड नहीं मिल रहा, जमीन ऊंची है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने पावर प्लांट बना दिया अपना यहां पे, पेनस्टोक लेके आ गया मैं यहां से, यहां टरबाइन वर्बाइन लगा दिया। अब यहां से ये पानी बह के कहां जाएगा, ये तो गड्ढे में भर जाएगा जो निकलेगा, तो उसके लिए मैंने क्या जुगाड़ किया, थोड़ी सी टनल बना दी। ये थोड़ी सी टनल हो सकता है 1 किलोमीटर लंबी हो सकता है आधा किलोमीटर लंबी हो, तो ये टनल बना दी, एक बार के लिए इस टनल को यहां से निकाल दिया। फिर यहां तो भूमि स्वतः ही नीची है ना, लेकिन अगर मैं दूर ले जाता पावर प्लांट को नुकसान हो जाता। तो भौगोलिक दशाओं के आधार पर निर्धारित कर लेते हैं हम कॉमन सेंस से चीजें कि कहाँ कैसी करनी है, कहाँ कैसी नहीं करनी, ठीक है। तो मोटा मोटा हाइडल पावर प्लांट का लेआउट हमने देख लिया, एक एक कंपोनेंट पढ़ लेना, कोई दिक्कत हो समस्या हो अपने स्तर पर मंथन करो, खुद से ही आंसर आ जाए तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो यहाँ हाजिर तो है ही सही। खत्म करें। जय हिंद, जय भारत।